हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आ जाइए आप सभी क्लास में। आज की क्लास में हम एक साहित्यिक की डायरी और आवारा मसीहा से संबंधित जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे आप लोग। जो प्रश्न आप सभी को नहीं पता होगा उन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मूल पुस्तकों को पढ़ के जो है सभी प्रश्नों को मैंने बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे आप ध्यान नहीं देंगे, ये पीडीएफ में ऐसे सेव हो गया है। ओके, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा, है ना, तुरंत जो है हम प्रश्न पे आएंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, एक साहित्यिक की डायरी किसने प्रकाशित करवाया था या किस लेखक ने प्रकाशित करवाया था? श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामकुमार वर्मा या बच्चन सिंह ने? एक साहित्यिक की डायरी किसने प्रकाशित करवाया था? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी? राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तंभ एक साहित्यिक की डायरी के प्रथम संस्करण में प्रकाशित नहीं हुआ था? एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, कलाकार का व्यक्तिगत ईमानदारी, एक हाशिए पर कुछ नोट्स। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा स्तंभ एक साहित्यिक की डायरी के प्रथम संस्करण में प्रकाशित नहीं हुआ था? ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं एक साहित्यिक की डायरी में जो है, चाहे आप उसको शीर्षक कह लीजिए या शीर्षक कह लीजिए। पहले संस्करण में जो है टोटल जो है आप ध्यान रखेंगे 11 शीर्षक जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नाम एक बार मैं यहाँ लिख नहीं सकती, मैं बता देती हूँ। आप लोग जो है आप लोग याद करे होंगे तो रिवाइज हो जाएगा। पहले का नाम था तीसरा क्षण, दूसरा था एक लंबी कविता का अंत, तीसरा था डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, छठवां है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, सातवां है नए की जन्म कुंडली एक, आठवां है नए की जन्म कुंडली दो, नौवां है वीरकार, दसवां है विशिष्ट और अद्वितीय। ठीक है, 11वां है कटुयान और काव्य सत्य। ठीक है, ये जो है 11 प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुआ था। अब 12वां देखेंगे, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी दो। ठीक है, ये जो है एक साहित्यिक की डायरी के दूसरे संस्करण में प्रकाशित हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट आंसर मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा एक, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक। ठीक है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी दो। ठीक है, ये दोनों जो है एक साहित्यिक की डायरी के दूसरे संस्करण में ये लेख जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब बाकी जो मैंने आपको बताया 13 स्तंभ जो है वो प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो आशा करती हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं इस स्तंभ जो है ना, सारे जो स्तंभ हैं 13 टोटल, इनको जो है आप क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार जो है इसको क्रम में लगाने के लिए भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 13 हैं, तो नहीं भी याद होता है तो स्टार्टिंग के जो है 4 से 5 आप याद रखेंगे और लास्ट के 2, एक साहित्य की डायरी एक साहित्य की डायरी दो, ये तो आप पक्का आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया ताकि आपको जो है क्लियर रहे कि ये दोनों जो है एक साहित्य की डायरी के दूसरे संस्करण में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। एक साहित्यिक की डायरी के स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? ठीक है, ये जितने लेख थे, ठीक है, वो किस पत्रिका में, किन किन पत्रिका में प्रकाशित होते थे, ये आपसे जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा वसुधा पत्रिका और नया खून। एक साहित्य की डायरी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है इन दो पत्रिकाओं का आपको जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो अगर नया खून नहीं भी रहे, वसुधा रहे तो वसुधा को ध्यान रखेंगे, अगर दोनों रहे तो वसुधा और नया खून दोनों पत्रिकाओं को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी सही जवाब होगा। ठीक है, जहाँ से प्रश्न जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उस तरीके से मैंने भी प्रश्न बनाने की कोशिश की है। ठीक है, बिल्कुल आसान मैंने ये नहीं पूछा कि इस एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है, कब प्रकाशित हुआ था,
ये सब आप सभी को पता होगा, ठीक है। डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसी तरीके से मैंने भी बनाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये एक साहित्य की डायरी के लिए और मुक्तिबोध से रिलेटेड, ठीक है। रामविलास शर्मा, श्रीकांत वर्मा, रामकुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल, ये जो कथन है किस आलोचक का है? ये जो है श्रीकांत वर्मा का है और भूमिका से है, ठीक है ना। एक साहित्य की डायरी की भूमिका से है, श्रीकांत वर्मा का है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा? फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या रामस्वरूप चतुर्वेदी? आप जब एक साहित्य की डायरी पढ़ेंगे तो उसमें देगा कला के कितने क्षण हैं, ठीक है। तो कला के जो है 3 क्षण माने गए हैं, ठीक है। मुक्तिबोध ने जो है कला के 3 क्षण माने हैं। उन्हीं तीनों क्षण में जो है फैंटेसी का जिक्र हुआ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन है तो वहाँ पे मैं बताऊंगी आप सभी को। फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, फैंटेसी को अनुभव का कन्या जो है यहाँ पे मुक्तिबोध ने कहा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुक्तिबोध। छठवां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी के अध्याय को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है। एक साहित्य की डायरी के अध्याय को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तीसरा क्षण, डबरे पर सूरज के बीम, एक लंबी कविता का अंत, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत। अब इनमें से आपको बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा। तो तीसरा क्षण सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्षण सबसे पहले आएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद आएगा, तीसरे क्षण के बाद आता है एक लंबी कविता का अंत, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में बिठाएंगे, तीसरा क्षण आते ही एक लंबी कविता का अंत हो गया, तीसरा आ जाएगा, ओके। उसके बाद दूसरा आएगा, डबरे पर सूरज का बिंब, ठीक है। तीसरा क्षण आते ही एक लंबी कविता का अंत हो गया। फिर डबरे पर एक सूरज का बिंब दिखा, ठीक है। फिर जो है आप अपने इमेजिन करेंगे कि मुझे जो है फिर डबरे पर सूरज का बिंब दिखा, तो यहाँ पे दूसरा आएगा। उसके बाद जो है चौथा आएगा, हाशिए का कुछ नोट्स, ठीक है। फिर जो है मैंने डबरे पे सूरज के बिंब पे मैंने क्या हासिल किया, हाशिए पर सूरज के नोट्स, ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद पांचवा आएगा, सड़क को लेकर बातचीत। उसके बाद जो है हाशिए पर कुछ जब नोट्स प्राप्त हुआ तो वहाँ पे जो है मैंने सड़क को लेकर बातचीत किया, ठीक है। ऐसे दिमाग में बिठाएंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो मिलान के लिए ऐसे आप पढ़ेंगे तो लगेगा आपको याद है, लेकिन वहाँ पे इतना प्रेशर होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको आते हुए भी वहाँ पे याद नहीं आता, ठीक है, कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से जो है बिठा के आप रखेंगे दिमाग में तो वहाँ पे काम ज़रूर करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5। अब विकल्प में देख लेते हैं, 1 3 2 4 5 कहाँ है? ऑप्शन ए, ठीक है, 1 3 2 4 5 राइट होगा, बिल्कुल सही है। ये आप ध्यान रखिएगा, इतना तो आप ध्यान ही रखिएगा, जितना मैंने ये लिया है ना स्टार्टिंग का, इतना तो आप ध्यान रखेंगे। अगर इनमें से 4 5 भी आपको याद, 3 2 भी याद रहेगा तब भी आप वहाँ पे मिलान कर ले जाएंगे, ठीक है। बाकी लास्ट का 2 याद रखेंगे। लास्ट का 2 मैंने क्या बताया, कलाकार का व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, ये दूसरे संस्करण में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। लेकिन मिलान करने के लिए अगर आएगा तो 13 जो स्तंभ हैं, 13 शीर्षक हैं, उनमें से आएगा, ठीक है। शीर्षक कह लीजिए, संस्करण नहीं, सॉरी, बार बार संस्करण बोल रही हूँ, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। शीर्षक, ठीक है, शीर्षक बोलिए या स्तंभ बोलिए, दोनों में से कोई। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न, एक साहित्य की डायरी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मुक्तिबोध ने क्या माना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक साहित्य की डायरी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है, या मुक्तिबोध ने कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तीसरा क्षण, ठीक है, ठीक है। मुक्तिबोध ने जो है तीसरे क्षण को सबसे महत्वपूर्ण माना है। सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कहाँ है, ठीक है, या अध्याय। 8वां प्रश्न देखेंगे, एक साहित्य की डायरी के काल्पनिक पात्र कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है एक साहित्य की डायरी में जो है
पात्र जो है काल्पनिक पात्र हैं, जो लेखक लिखता है, कल्पना करते हैं कि हाँ ये मेरे साथ, ये अपने दोस्त से बातचीत करते हैं, जैसे दिनकर से बात करते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक पात्र हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी, यशराज, केशव, बीरकर, इन सभी का लेखक जो है नाम लेते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी के प्रथम अध्याय में दिनकर अध्याय में दिनकर ने किसका उल्लेख करते हैं? सौंदर्य का, प्राकृत का, समाज का, राजनीति का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक साहित्य की डायरी के प्रथम अध्याय यानी तीसरे क्षण, प्रथम अध्याय कौन सा है? तीसरा क्षण, ठीक है। उसमें जो है दिनकर किसका उल्लेख करते हैं इनमें से, इन चारों में से? तो सौंदर्य का, ठीक है, सौंदर्य का उल्लेख मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी बातें जो है मैं अब यहाँ प्रश्न के माध्यम से बता रही हूँ, उनको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किसी तरीके से भी प्रश्न आएगा तो वहाँ पे आपको याद अगर आता है तो आप क्वेश्चन जो है सही कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मुक्तिबोध ने कला के कितने क्षण माने हैं? ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बता दिया था, कला के कितने क्षण माने हैं, तो 3 माने हैं, ठीक है। कला के कितने क्षण माने हैं? 3 माने हैं। कौन कौन से माने हैं वो अभी आगे उससे भी प्रश्न होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। देखेंगे प्रश्न, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात, 1 मिनट, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ देखेंगे, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं। उपयुक्त कथन एक साहित्य की डायरी से किस शीर्षक में उद्धृत है? ठीक है, अब यहाँ से आप सबको पूछा जा रहा है, कथन है मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं। उपयुक्त कथन एक साहित्य की डायरी के किस शीर्षक में उद्धृत है या उल्लेख है? ठीक है, तीसरे क्षण में, एक लंबी कविता का अंत में, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल चारों मैंने सीक्वेंस में रखा है, तो आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। अब इसका जो कथन दिया गया है, इसका जिक्र किस में हुआ है? तो ध्यान रखेंगे तीसरे क्षण में, ठीक है, तीसरा क्षण में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, एक साहित्य की डायरी के अनुसार कला के 3 क्षणों में किस क्षण के अंतर्गत फैंटेसी का निर्माण होता है? ठीक है, फैंटेसी के बाद अगर आगे भी हमने देखा, ठीक है, उससे भी एक और क्वेश्चन लिया था मैंने। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि एक साहित्य की डायरी के अनुसार कला के 3 क्षणों में किस क्षण के अंतर्गत फैंटेसी का निर्माण होता है? कला का दूसरा क्षण, कला का तीसरा क्षण, या कला का पहला क्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कला के दूसरे क्षण में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। कला के 3 क्षण माना है मुक्तिबोध ने, तो उसमें जो है फैंटेसी का निर्माण, अगर पूछा जाए किसमें जो है फैंटेसी का निर्माण होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कला के दूसरे क्षण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कवि भाषा का निर्माण करता है, जो कवि भाषा का निर्माण विकास करता है वह निसंदेह महान कवि है। यहाँ निसंदेह होगा, ठीक है, निसंदेह महान कवि है। उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? एक साहित्य की डायरी, आवारा मसीहा, जामुन का पेड़, ठकुरी बाबा। मसीहा गलत है, बड़ी की मात्रा होगा सी पे, ठीक है, सा पे। उपयुक्त कथन किस रचना से है? राइट आंसर हो जाएगा एक साहित्य की डायरी। जाहिर सी बात है, 2 ही टॉपिक से यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है, तो 2 ही आंसर सही होगा यहाँ पे, है ना। दोनों में से कोई एक आंसर होगा। चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न।
एक पुराना प्रयोगवादी कभी भी भीड़ से घबराता है। भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए वह उससे दूर हटना चाहता है। भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये, ध्यान रखिएगा कथन को, ठीक है। उपयुक्त कथन एक साहित्यिक की डायरी के किस अध्याय में उद्धृत है या उल्लेख है? इस कथन का एक साहित्यिक की डायरी में जो है, एक मिनट, हाँ, उपयुक्त कथन एक साहित्यिक की डायरी के किस अध्याय में उद्धृत है या उल्लेख है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है, सिर्फ पहला, दूसरा, चौथा रखा है, तो मैं नाम बता देती हूँ, है ना। नाम यहाँ पे ऑप्शन में नाम देना चाहिए था। तीसरे क्षण में, एक लंबी कविता का अंत में, कि डबरे पर सूरज का बिंब, या हाशिए पर कुछ नोट्स। ठीक है, चार में से राइट आंसर क्या होगा चारों में से? तो दूसरे में, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्षण क्या है, सॉरी, दूसरा स्तंभ क्या है या शीर्षक कह लीजिए, एक लंबी कविता का अंत, ठीक है ना। दूसरे क्षण में जो है, दूसरे अध्याय में ये जो कथन है वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने छोटी कविता को अधूरी कविता कहा है? आपको बताना है इनमें से किस लेखक ने छोटी कविता को अधूरी कविता कहा है। राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध ने कहा है, ठीक है, मुक्तिबोध ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक साहित्यिक की डायरी के किस अध्याय में मुक्तिबोध एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन, एक साहित्यिक की डायरी के किस अध्याय में मुक्तिबोध ने अपनी कविता का उल्लेख करते हैं? ठीक है, अपनी किस कविता का उल्लेख करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है क्वेश्चन बिल्कुल। तो बताएंगे आप लोग, ब्रह्म राक्षस का, अंधेरे में, भूल गलती, या उपयुक्त सभी। एक साहित्यिक की डायरी के किस अध्याय में मुक्तिबोध ने अपनी किस कविता का उल्लेख किया है या करते हैं? तो ध्यान रखेंगे ब्रह्म राक्षस का, ठीक है। पूछा जाएगा एक साहित्यिक की डायरी में किस कविता का उल्लेख है मुक्तिबोध का, तो ब्रह्म राक्षस राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको बता देती हूँ, कला के 3 क्षण हैं। पहला है अनुभव, ठीक है, पहला जो है अनुभव मानते हैं, और दूसरा जो है चिंतन, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दूसरा चिंतन, तीसरा अभिव्यक्ति। तीसरा जो है अभिव्यक्ति है। तो कला के 3 क्षण कौन कौन से हैं? पहला अनुभव है, दूसरा चिंतन है, तीसरा अभिव्यक्ति है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कला इनमें से जो है कला के कौन सा क्षण नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों देगा, कुछ एक ऑप्शन कोई और दे देगा, ध्यान रखिएगा, तीनों नाम, ओके। चलिए 17वां प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? एक साहित्यिक की डायरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 1964, ठीक है। एक साहित्यिक की डायरी का प्रकाशन वर्ष है 1964, प्रथम संस्करण, ठीक है। ये जो है प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। और दूसरे का आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 2000, ठीक है। 2000 में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था, जिसमें जो है 2 लेख प्रकाशित हुए थे, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों का मैंने प्रकाशन वर्ष बताया ना, दूसरे संस्करण का भी और पहले संस्करण का भी, ठीक है। पहले का 1964 और दूसरे का 2000, 4 जून 2000, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के संदर्भ में कथन सही है, कथन सही बताना है, सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है, अनास्था आस्था की पुत्री है, आलोचक साहित्य का दरोगा है, या उपयुक्त सभी।
मुक्तिबोध के संदर्भ में जो है ये कथन दिए गए हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है इसमें से जो है कौन सा सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। आवारा मसीहा के संदर्भ में जो है विचार करना है आप सभी को, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 देखेंगे, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथू प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। दूसरा देखेंगे, शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल तथा माता का नाम भुवन मोहिनी था। ठीक है, एक ही में रहेगा ये, भुवन मोहिनी था। तीसरा ऑप्शन है, शरद चंद्र रंगून में रहकर कलर की नौकरी कर रहे थे जो अस्थायी था। चौथा ऑप्शन देखेंगे, बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद रंगून से वापस अपने गांव भाग गए थे। ठीक है, या अपने गांव आ गए थे रहेगा, भाग नहीं गए थे, अपने गांव आ गए थे। पांचवा देखेंगे, श्रीकांत तथा विराज बहू, ठीक है, विराज बहू जैसे उपन्यास की रचना की और अंत में वह त्याग पत्र देकर रंगून चले गए। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। आवारा मसीहा रचना के संदर्भ में जो है यहाँ पे सारे कथन जो है दिए गए हैं। राइट आंसर चलिए मैं बताती हूँ राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हिंदी ग्रंथकार रत्नाकर, हिंदी कुछ यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, नहीं ठीक है, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथू प्रेमी, हाँ ठीक है, नाथू प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद करके हिंदी में प्रकाशित किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा देखेंगे, शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल और माता का नाम जो है भुवन मोहिनी था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, शरद चंद्र रंगून में रहकर कलर की नौकरी कर रहे थे जो अस्थायी था, है ना। आपने पढ़ा होगा आवारा मसीहा तो आपको अच्छे से पता होगा, शरद चंद्र जो है रंगून जाते हैं, अपने मामा के वहाँ रह के अस्थायी नौकरी करते, बाद में अस्थायी भी हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे। अगर पूछा जाए कि ये जो यहाँ पे ये जो कथन दिया गया है, रंगून में रहकर कलर की नौकरी करते हैं जो अस्थायी है, अगर इसको कथन दे के पूछा जाए कि किस शीर्षक में उल्लेख है इसका, तो आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, किस उल्लेख में कह रही हूँ, यहाँ पे जो है मुझे एक साहित्य की डायरी जो है उसका मुझे याद आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग सॉरी, आवारा मसीहा जब आप पढ़ेंगे तो आवारा मसीहा में जो है वहाँ पे जो है 3 पर्व बताए गए हैं ना। आवारा मसीहा में 3 पर्व बताए गए हैं, एक दिशाहारा और दूसरा दिशा की खोज और तीसरा जो है दिशांत। ठीक है, तो अगर ये कथन दे के पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दिशा की खोज में जो है जिक्र हुआ है। ठीक है, दिशा की खोज में जब रंगून जाते हैं वहाँ पे जो अपने मामा के वहाँ रह के कलर की नौकरी करते हैं, इनके मामा कौन रहता है, अघोरनाथ। ठीक है, वहाँ पे रह के कलर की नौकरी करते हैं, अस्थाई रहता है, बाद में अस्थाई हो जाता है, पहले अस्थाई रहता है। वहाँ पे जो इनको प्लेग की जो है बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पे जो है इनको शांति से इनका जो है मतलब प्रेम होता है, विवाह होता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब उसकी मृत्यु होती है उसी दौरान जो है बड़ी दीदी जो इनकी एक रचना है वो उसका प्रकाशित होता है। ठीक है, बड़ी दीदी से क्वेश्चन भी आया था पिछले बार। ठीक है, कहानी रहता है बड़ी दीदी। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे याद आ रहा था, मैंने सोचा आपको बता दूं आप सभी को, अगर आपने पढ़ा है तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केवल 1 2 3,
1, 2, 3 राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 4 और 5 क्यों गलत है। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद रंगून से वापस अपने गांव आ गए थे। नहीं, वहीं पे थे, ठीक है, वहीं रहते हुए जो है ये बड़ी दीदी कहानी का प्रकाशन हुआ था। 5वां देखेंगे, श्रीकांत तथा विराज बहू जैसे उपन्यास की रचना की और अंत में वह त्याग पत्र देकर रंगून चले गए थे। नहीं, वहीं पे थे, रंगून नहीं चले गए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र ने अपनी पत्नी मोचदा का क्या नाम रखा? दुर्गावती, शांति, हिरण्मयी, माया। ठीक है, पहली पत्नी इनकी कौन थी? अभी हमने पढ़ा ना इसके पहले क्वेश्चंस में, शांति, ठीक है। और इसकी जो प्रेमिका थी, बचपन की प्रेमिका का क्या नाम था? आपने देवदास मूवी देखा होगा, है ना, जो शाहरुख खान की जो दोस्त रहती है बचपन की, कौन रहती है? ऐश्वर्या राय, है ना। तो उसी पे बनाया गया है। तो आप लोग नाम कमेंट करके बताइए क्या नाम रहता है। मोचदा, ठीक है। इसका नाम जो हिरण्मयी रखते हैं बाद में, ठीक है, इससे शादी करते हैं फिर इसका जो हिरण्मयी नाम रखते हैं, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र कलकत्ता आने पर किन निबंधों की रचना की थी? ठीक है, नारी का मूल्य, रामेर, सुमति, कालजयी या उपयुक्त सभी। ध्यान रखेंगे शरद चंद्र जब कलकत्ता आए थे उस समय जो है किस निबंध का जो है वहाँ पे रचना किए थे? तो तीनों का, ठीक है, तीनों निबंध है, तीनों का नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, तीनों नहीं तो कोई एक पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। निबंध ना दे के रचना पूछा जाएगा कि कलकत्ता रहते समय इनमें से किन किन रचनाओं का जो है इनमें से किन किन निबंधों का रचना किया था। तो आप लोग जो है ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र ने इनमें से किस उपन्यास की रचना की? आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र ने इनमें से किस उपन्यास की रचना की थी? श्रीकांत, विराज बहू, देवदास, काशीनाथ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र ने इनमें से किस उपन्यास की रचना की? ओके, ठीक है क्वेश्चन, चलिए बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है। श्रीकांत और विराज बहू ये दोनों जो है उपन्यास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपन्यास, ये दोनों उपन्यास है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत और विराज बहू, ए और बी राइट आंसर होगा। ए और बी तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। यहाँ पे मिस्टेक, मैंने ऑप्शन दिया था लेकिन हो सकता है टाइप करने में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन बी बना देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, ए और बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के प्रमुख पात्र कौन हैं? आपको बताना है इनमें से आवारा मसीहा के पात्र कौन कौन से हैं। केदारनाथ, मोतीलाल, भुवन मोहिनी, अघोरनाथ। केदारनाथ जो है शरद चंद्र के कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, नाना थे, ठीक है। अघोरनाथ मामा थे, भुवन मोहिनी मम्मी इनकी, और मोतीलाल कौन था? मोतीलाल इनके दूसरे मामा का लड़का था ना। बताइएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से। उपयुक्त सभी राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताते ही नहीं है, मैं कुछ पूछती हूँ तो। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 1974, है ना। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974 है ना, 1974 राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा में कितने पर्व हैं? आवारा मसीहा में कितने पर्व हैं? आप सभी को पता है 3 पर्व हैं। पहले पर्व का नाम है, पहले पर्व का क्या नाम है? रिवाइज हो जाएगा आप सभी का, दिशाहारा। ठीक है, दिशाहारा। दूसरे का क्या नाम है? दिशा की खोज, दिशा की खोज, है ना। तीसरे का क्या नाम है? तीसरे का नाम है दिशांत। ठीक है, दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। ठीक है, ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे। आवारा मसीहा में कितने पर्व पूछे जाए? 3 पर्व हैं, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसमें जो है कितने शीर्षक हैं ये भी मैं चलिए यही बता देती हूँ। ठीक है, शीर्षक कितने हैं दिशाहारा में? तो 18 शीर्षक हैं। दिशा की खोज में कितने शीर्षक हैं? तो 18 शीर्षक हैं। दिशांत में कितने हैं? तो 30 हैं। ठीक है ना, दिशाहारा और दिशा की खोज में 18 शीर्षक हैं, दिशांत में 30 शीर्षक हैं। इस बात का आप खास करके ख्याल रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सत्य कथन बताइए। पहला देखते हैं कथन। शरदचंद ने मोचदा से शैव रीति से विवाह किया था। मोचदा से जो है किस रीति से विवाह है? शैव रीति से। ठीक है, ये एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे शरद होगा। ठीक है, शरदचंद। बी ऑप्शन देखेंगे, आवारा मसीहा बंगला कथाकार शरदचंद की जीवनी विधा है। तीसरा ऑप्शन है सी, शरदचंद के जीवन की कथा की शुरुआत भागलपुर ननिहाल से होती है। डी ऑप्शन देखेंगे, शरदचंद का जन्म हुगली जिले के गांव देवानंदपुर में हुआ था। उपयुक्त सभी। इनमें से जो है आवारा मसीहा के अनुसार जो है सत्य कथन बताना है। तो सभी कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए मैंने सभी पॉइंट्स को लिया। सही किया कि आप लोग जो है इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें। पढ़े होंगे तो अच्छे से आप लोगों का रिवाइज हो रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, है ना। तो एक एक पॉइंट को आप लोग कथन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। शरदचंद ने मोचदा से शैव रीति से विवाह किया था। पूछा जा सकता है किस रीति से विवाह किया था? तो शैव। ठीक है, आवारा मसीहा बंगला कथाकार, ये सब आप सभी को पता होगा। ठीक है, शरदचंद के जीवन की कथा की शुरुआत अगर पूछा जाए तो इनके भागलपुर, नानी का घर कहाँ था? भागलपुर। ठीक है, ननिहाल से स्टार्ट होता है। और अगर यहाँ देखेंगे डी ऑप्शन, शरदचंद का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जाए तो हुगली जिले के गांव देवानंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, हुगली जिला देवानंदपुर गांव। तो ऑप्शन ई सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, आवारा मसीहा को लिखने में प्रभाकर जी को कितने वर्ष लगे थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आवारा मसीहा को लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितने समय लगे थे? तो 14 वर्ष लगे थे। ठीक है, कितने वर्ष लगे थे, समय नहीं, कितने वर्ष लगे थे? तो 14 वर्ष लगे थे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के अनुसार शरदचंद के किस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? आपको बताना है आवारा मसीहा के अनुसार जो है शरदचंद की जो रचनाएं थी उनमें से किस रचना को जो है अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? पाथेर दाबी, देवदास, चरित्रहीन, विराज बहू को। तो ध्यान रखेंगे पाथेर दाबी। ठीक है, पाथेर दाबी जो रचना है इसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शरदचंद की प्रेमिका होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शरदचंद की प्रेमिका शरदचंद की बचपन की प्रेमिका का क्या नाम था? छोड़िए, हटाइए इसको, 1 मिनट। शरदचंद की बचपन की प्रेमिका का क्या नाम था? मैंने पूछा था नाम आप लोगों से, चलिए यहाँ पे आप सभी को पता चल जाएगा। धीरू, नीरजा, चंदा या शांति। शरदचंद की प्रेमिका जो थी बचपन में उसका क्या नाम था? तो ध्यान रखेंगे धीरू नाम था। ठीक है, धीरू पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नैन तारा, शशि तारा किस रचना के पात्र हैं? आवारा मसीहा, एक साहित्यिक की डायरी, तिब्बत यात्रा, आप हुदरी। तो ध्यान रखिएगा गौड़ पात्र है नैन तारा, शशि तारा, ये दोनों जो है आवारा मसीहा रचना के पात्र हैं। ठीक है,
तो मुख्य पात्र तो आप सभी को पता होता है, लेकिन गौड़ पात्र को भी आप ध्यान रखेंगे। पूछ दिया नयनतारा, शशि तारा किस रचना के पात्र हैं, तो आवारा मसीहा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। आवारा मसीहा में संकलित भाग या पर्व कह लीजिए, ठीक है। आवारा मसीहा में संकलित पर्व दिशांत में कितने शीर्षक हैं? चलिए, ये तो मैंने आप सभी को बता ही दिया कि कितने शीर्षक हैं, किस में कितने शीर्षक हैं। तो दिशांत में जो है 30 शीर्षक हैं, जबकि तीसरा शीर्षक है ये, ठीक है। नाम भी पूछ सकता है कि पहले शीर्षक का क्या नाम है, दूसरे का क्या नाम है, तीसरे का क्या नाम है। तो तीसरे शीर्षक में जो तीसरे में जो है दिशांत जो शीर्षक है, इसमें जो है 30 शीर्षक हैं, ठीक है। दिशांत पर्व में, मैं भी क्या बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी दोनों में जो है 18 शीर्षक हैं, ठीक है। दिशाहारा और दिशा की खोज में 18 शीर्षक हैं। ओके, अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के किस पर्व में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बचपन की घटनाएं हैं? आपको बताना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पढ़े हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा। तीनों जो ये पर्व दिए गए हैं, ठीक है, दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत, इनमें कौन कौन सी बातें जो है की गई हैं शरत चंद्र के बारे में, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आवारा मसीहा के किस पर्व में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बचपन की घटनाएं हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दिशाहारा, ठीक है ना। बचपन की घटनाएं किस में है, दिशाहारा में ही तो है, ठीक है। दिशाहारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे हम कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। उपयुक्त कथन किस रचना से है? उपयुक्त कथन किस रचना से है? अगर क्वेश्चन आए कि आवारा मसीहा जीवनी को लिखने की प्रेरणा जो है लेखक को किससे मिला था, तो नाथूराम और यशपाल से मिला था। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं नहीं इसमें ले पाई हूँ। क्वेश्चन आ सकता है कि आवारा मसीहा जीवनी को लिखने की प्रेरणा जो है लेखक को किससे मिला था, तो नाथूराम, प्रेमी और यशपाल, ठीक है। अगर दोनों का नाम दे, एक से एक पूछा जाए, तो यशपाल का नाम आप उसमें लगाएंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आवारा मसीहा, ठीक है ना। आवारा मसीहा से कथन है। अगला प्रश्न है, इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। उपयुक्त कथन किस रचना से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा कथन को। ये कथन भी आवारा मसीहा से लिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, टोटल जो है 34 क्वेश्चन से, जितना मुझे लगा इम्पोर्टेंट है मैंने बनाया उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। पसंद की तो बात ही नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से जो है प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ जो प्रश्न नहीं आपको पता होगा उसको आप लोगों ने नोट ज़रूर कर लिया होगा, है ना। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। छोटा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, कि क्लास कैसी रही, है ना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है।